Good morning, students. Today we will discuss about force and laws of motion. That is chapter 5. So, what is force and what is laws of motion? The first topic is force. So, what is force? Let's see. In our daily life, we see different objects around us. We find that some objects appear to be stationary while others seems to be in motions. तो हमें क्या होता है, हमारी डेली लाइफ में हम दो चीज़ों से डील करते हैं। एक ऐसा है जो मोशन में रहता है, दूसरा स्टेट ऑफ रेस्ट में, यानी कि स्टेशनरी बोल सकते हैं। स्टेशनरी या फिर जो मूवमेंट नहीं कर रहा है, और जो मूवमेंट कर रहा है वो मोशन में है। हाउ डू वी ब्रिंग एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन? कोई भी वस्तु अगर मोशन में कैसे आ रही है, जब वो स्टेशनरी है ऑब्जेक्ट, तो वो मोशन में कैसे आती है? तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं उसमें, तब तो उसका एग्जांपल देखते हैं। टू राइड अ बाईसाइकिल वी नीड टू पैडल इट। अगर हमें कोई स्टेशनरी साइकिल खड़ी हुई है, उसे अगर चलाना है तो हमें उसमें पैडल मारना पड़ेगा। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल डिक्रीजेस। और हम जैसे ही पैडल मारना बंद कर देते हैं साइकिल में, तो साइकिल की स्पीड जो है वो कम होने लगती है। जैसा कि गाड़ी में जो एक्सेलरेटर है उसको हम कांस्टेंट रख देते हैं या फिर छोड़ देते हैं, वैसे ही गाड़ी की स्पीड भी कम होने लगती है। टू कीप द साइकिल इन मोशन वी नीड टू पैडल अगेन। अगर साइकिल को फिर से मोशन में लाना है और उसकी स्पीड को बढ़ाना है, तो फिर से हमें पैडल मारना पड़ेगा। वी कैन पुश और थ्रो इट। तो ये पुश कर रहे, थ्रो कर रहे, वो क्या है? यही तो फोर्स है। फोर्स इज नथिंग बट एन पुश और पुल फिनोमेना। ठीक है, या तो हम उसे खींच रहे हैं या फिर हम धक्का दे रहे हैं, तो वही क्या है? फोर्स है। ऑन अप्लाइंग अ पुश does the ball get in motion forever or does it come to stop in a while? अच्छा, इसमें क्या बोल रहे हैं? अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, पुश करते हैं बॉल को, तो वो क्या मोशन में रहेगा हमेशा के लिए कि नहीं रहेगा? एक समय तक रुक जाएगा। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द बॉल टू स्टॉप? अच्छा देखो, अगर ये जो बॉल दिखाया हुआ है एग्जाम्पल, अगर इसको हम यहाँ से एक बार छोड़ दिए, तो ये कब तक मूवमेंट करेगा? जब तक उसको इंक्लिनेशन मिलते रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि बॉल रुक जाएगा। तो बॉल रुकेगा किस कारण? क्योंकि उसमें जो फोर्स लगाया था हमने, वो एक लिमिट समय तक काम करेगा। क्योंकि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब वो टाइम के रिस्पेक्ट में काम करते हैं। दैट्स वाई टू ब्रिंग अ बॉल इन मोशन वी नीड टू पुश इट and then it slowly comes to a halt. How does the ball in motion comes to rest? अच्छा, अब ये जो मोशन बॉल का रहता है वो रेस्ट में कैसे आ जाता है? पहला तो कारण फ्रिक्शन का, सरफेस फ्रिक्शन। भाई जहाँ वो बॉल ट्रेवल कर रहा है, जहाँ हमने उसे फेंका है या फिर वहाँ जहाँ फोर्स लगाया है हमने बॉल में, तो कुछ समय तक वो रन करेगा, उसके बाद रुक जाएगा। जैसे कि साइकिल का एग्जाम्पल है। साइकिल हम जब तक पैडल मार रहे हैं तब तक साइकिल चल रही है, अदरवाइज साइकिल क्या है, कुछ समय बाद रुक जाएगी। तो वैसा एग्जाम्पल है ये। वी हैव रीड अर्लियर दैट टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट इन टू मोशन, टू ब्रिंग इट टू रेस्ट वी नीड एन एक्सटर्नल फैक्टर विच इज़ कॉल्ड एज फोर्स। तो इसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर दिखने को मिल रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? फोर्स। दैट इज़ नथिंग बट अ पुश एंड पुल। कीप इट रिमाइंड। नेक्स्ट क्या है टॉपिक, देखते हैं। अच्छा, आपको क्या करना है? एक्टिविटीज़ को रीड करना है। एक्टिविटीज़ को रीड इसलिए करना है ताकि वो और एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अब इसमें देखिए क्या लिखा है। What would happen if the frictional force on the surface becomes zero? अच्छा, जिस बॉल की बात मैं कर रहा था, अगर फ्रिक्शन ज़ीरो है, सरफेस फ्रिक्शन अगर ज़ीरो है, तो क्या होगा ऑब्जेक्ट के साथ? विल द ऑब्जेक्ट एवर स्टॉप? According to Galileo, he is a famous scientist. In the absence of an external force of resistivity, an object moving at a constant velocity remains in its state of motion, and similarly, an object at rest remains in the state of rest until an external force works on it. देखो, फोर्स के क्या है? न्यूटन के 3 लॉ है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो कहता है कि अगर कोई चीज़ स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर अगर कोई चीज़ स्टेट ऑफ मोशन में है, तो उसमें तब तक, अगर कोई चीज़ स्टेट ऑफ मोशन में है तो उसमें तब तक इंक्रीज़ नहीं होगा स्पीड जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे।
और अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तब तक वो रेस्ट में रहेगा जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो यह है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने यही कहा है। तो उसको देखो कंपेयर करते हैं ये गैलीलियो के स्टेटमेंट से। तो गैलीलियो ने क्या कहा है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और क्या है, फ्रिक्शन भी ज़ीरो है ज़मीन में। अब फ्रिक्शन का मतलब समझते हैं। फ्रिक्शन का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी मूवमेंट कर रही है किसी भी सरफेस पे, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, उसे रोकने की कोशिश करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं आपको, फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल बताऊं। जब हम रोड में अगर मोटरसाइकिल चलाते हैं या फिर कोई भी व्हीकल चलाते हैं, तो अगर रोड में फ्रिक्शन नहीं होता, वो जो रोड का सरफेस है इस तरीके से बना हुआ रहता है कि जो हमारे टायर का जो सेटअप है वो उसमें फिट बैठे। सेटअप नहीं बोलूँगा मैं, जो रोटेशन है, मूवमेंट है, स्पीड है। तो टायर में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शन के कारण ब्रेक लगते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, अपोज करता है एक्सटर्नल फोर्स की बॉडी को, अपोज करता है। तभी तो अगर हम क्या करते हैं, जब साइकिल चलाते हैं या फिर वो क्या बोलते हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो भाई उसमें स्पीड कम कैसे हो रहा है एक्सेलेरेटर छोड़ने के बाद। एक बार जो स्पीड रख दिए वो वही स्पीड रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि गाड़ी चलते रहती है, उसके बाद क्या होता है, कुछ देर बाद एक्सेलेरेटर अगर हम छोड़ दिए तो स्पीड कम हो जाती। ये क्यों होता है, फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन के कारण हम चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन ज़ीरो रहेगा तो रजिस्टिविटी भी नहीं रहेगी। रजिस्टिविटी का मतलब ही है अपोज करना, है ना। तो पूरा जो इसमें इनर्शिया का खेल है वो फ्रिक्शन से रिलेटेड है। चलो इनर्शिया देखते हैं अब। तो गैलीलियो का, अच्छा गैलीलियो का क्लियर कर लेते हैं। गैलीलियो का जो स्टेटमेंट था यही था कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, और वेलोसिटी में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में रहेगी जब तक हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इनर्शिया। अच्छा देखो, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कहता है ना, स्टेट ऑफ रेस्ट में अगर कोई बॉडी है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में, जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं करते। तो उसी को इनर्शिया कहा जाता है, उसी को इनर्शिया कहा जाता है। वी कैन विटनेस several example of inertia in our daily lives. For example, on suddenly applying brakes of a moving vehicle, the person sitting inside its involuntary bends in the फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब भी हम क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल में हो, कार में हो, चाहे साइकिल में हो, हम थोड़ी देर के लिए सामने आ जाते हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। कैसे होता है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी रुकती है, गाड़ी से जो मतलब झटका पड़ता है हमको, उसके कारण हम सामने आ जाते हैं। तो यही तो इनर्शिया है, यही इनर्शिया का एग्जाम्पल है। हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया गाड़ी को रोकने के लिए, क्योंकि अगर कोई बॉडी मोशन में है एक कांस्टेंट स्पीड में, अगर हम उसे रोकना चाहते हैं तो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, जो कि क्या है, ब्रेक है। तो जैसे ही हमने ब्रेक मारा तो क्या हुआ, हम लोग फॉरवर्ड मूव करते हैं, होता है यही हर बार। तो ये इनर्शिया के कारण। यू मस्ट हैव फेल्ड टू सी, गिव सम मोर एग्जाम्पल सच सिचुएशन। इसमें बहुत सारे और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसको भी आप रीड कर लेंगे। नेक्स्ट है इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया हमने जो पढ़ा वो, अब मास देखते हैं कि मास क्या है। फ्रॉम ऑल एग्जाम्पल दैट आर गिवन अप टिल नाउ वी कैन सी दैट एवरी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट, वेदर इट इज़ अ रेस्ट और इन मोशन। अच्छा देखो, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या है, जितने भी हमारे आसपास जो एक्टिविटीज़ होते रहती, मूवमेंट होता रहता है, उसमें हर चीज़ में कोई ना कोई इनर्शिया फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जो कि रेजिस्ट करता है चीज़ों को। इट डज नॉट वांट टू चेंज इट्स स्टेट एंड वांट्स टू रिमेन इन इज इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, जो रेजिस्टिविटी है जो ऑब्जेक्ट के साथ होती है, तो वही क्या है, इनर्शिया है। कोई भी बॉडी क्या करना चाहता है, ये क्या है, सब सपोजिव चीज़ है, और एक्चुअल में होता ही है। फिजिक्स पूरा सपोज में है, तो आपको सपोज करना होगा, थिंक करना होगा, सोचना होगा वहाँ तक, तो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और एग्जाम्पल के साथ चलना होगा, तो इसका ध्यान रखेंगे। Several other questions arise for these. For instance, we can ask whether all the objects have inertia. If yes, then on what factors its value depends upon. Is the inertia for all objects same?
कम लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, ये बोल रहा है कि सभी ऑब्जेक्ट में क्या इनर्शिया इक्वल लगता है या फिर डिफरेंट होता है, और डिफरेंट होता है तो क्यों, इसे हमें समझना है। चलो एक एक्टिविटी पे नज़र डालते हैं। टेक 2 प्लास्टिक बॉटल्स A and B, fill water in bottle B, drop both the bottles by pushing them with your hand, which bottle fell easily। अच्छा, हमने 2 बॉटल लिया, बॉटल A और B। एक उसमें से B बॉटल क्या है, वाटर से हमने फिल कर दिया, और A क्या है, ब्लैंक है। तो कौन से बॉटल में पुश करने में ज़्यादा फोर्स लगेगा? ऑब्वियस है जिसका मास ज़्यादा हो, है ना। मास मतलब उसका उसमें जो वाटर फिल है उसकी जो क्वांटिटी हो गई, कितना लीटर है ना, वो उसका मास हो गया, इसलिए हमें उसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा। यू विल फाइंड दैट इट वॉज ईजियर टू पुश एंड ड्रॉप द एम्प्टी बॉटल कंपेयर टू द फील्ड वन। Similarly, it is easier to push an empty cartoon box as compared to a cartoon filled with books. We can think of several such other examples. तो देखो, इनर्शिया और मास कंबाइन क्यों किया गया है? क्योंकि ये जो बॉटल का एग्जांपल है ना, एक क्या है, ब्लैंक बॉटल है, दूसरा है फील बॉटल। तो फील बॉटल को ढकेलने में हमें ज़्यादा पावर लग रही है, ज़्यादा फोर्स लग रही है, एक्चुअल फोर्स कहेंगे उसे, फोर्स लग रहा है। इसलिए क्या होगा, जो उसमें मास है वो डिपेंड कर रहा है। इनर्शिया के मास पे ऑब्जेक्ट के मास में डिपेंड करेगा कि इनर्शिया कितना लग रहा है। अगर उसका वेट ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा लगेगा, वेट कम है तो इनर्शिया भी कम लगेगा। नेक्स्ट है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। अच्छा, बैलेंस और अनबैलेंस की बात हो गई भाई। तो अगर आप सिंपली देखें कि बैलेंस क्या होता है और अनबैलेंस्ड क्या होता है, चलो इस एग्जांपल से ही देखते हैं। टेक अ ब्लॉक ऑफ वुड। हाँ, एक वुड ब्लॉक ले लिया हमने, टेबल में रखा हुआ है। इसमें 2 अलग अलग फेस है, बी और ए नाम दे दिया उसको। पुट अ हुक ऑन और अ नेल ऑन ईच, टाई अ थ्रेड ए एंड बी ऑफ सिमिलर लेंथ ऑन बोथ द हुक्स एज शोन इन फिगर। नाउ प्लेस दिस ब्लॉक ऑन द टेबल। नाउ इफ वी पुल ऑन ओनली द थ्रेड ए बाय अप्लाइंग फोर्स P, then block shifts towards the right side। A में अप्लाई करेंगे तो राइट साइड जाएगा, जो कि फोर्स लगेगा उसमें वो क्या है, P है। अगर B में अप्लाई करेंगे तो Q के साइड जाएगा, दैट इज लेफ्ट साइड। बट इफ़ यू अप्लाई सिमिलर फोर्सेज ऑन बोथ थ्रेड्स एंड पुल देम, अगर क्या करेंगे, अब जो P है वो Q के बराबर होगा, मतलब 10 न्यूटन का फोर्स हम किस में लगा रहे हैं, B में लगा रहे हैं, और 10 न्यूटन का फोर्स A साइड में। तो फोर्स P और फोर्स Q इक्वल होगा, तो ये क्या होगा, बैलेंस फोर्स। देखो बैलेंस्ड हो रहा है, अदरवाइज अनबैलेंस्ड हो जाता। अगर मैंने 10 न्यूटन किस में लगाता, बी में, और ए में मैं 11 न्यूटन लगाता, तो ब्लॉक किसकी तरफ झुकता, ए की तरफ, तो वो अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। अगर पी क्या है, बड़ा है क्यू से, या फिर पी बड़ा है क्यू से तब, या फिर क्यू भी बड़ा हो सकता है पी से, दोनों कंडीशन में। तो अगर फोर्स इक्वल होगा दोनों साइड तो क्या होगा, P इज इक्वल्स टू क्यू, बैलेंस फोर्स होगा, अदरवाइज अनबैलेंस फोर्स होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन प्रेजेंटेड द लॉज ऑफ मोशन बाय अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोशन। सर आइजैक न्यूटन ने ये सब लॉ कैसे बनाए? अंडर द रिगार्डिंग ऑफ फोर्स एंड मोशन। पूरा खेल फोर्स ऑफ मोशन का ही है, फोर्स एंड मोशन का, क्योंकि न्यूटन्स के जितने लॉ है उसमें फोर्स है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट लॉ की बात करूंगा, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था अभी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और स्टेट ऑफ मोशन यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, जब तक हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। यही है फर्स्ट लॉ। On shaking the trunk of a tree, the fruits hanging on its branches drop down। तो फ्रूट्स कैसे गिर रहे, जब तक हम ट्री को शेक नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स हुआ अप्लाई। ऑन बीटिंग अ ब्लैंकेट विद अ रॉड, ऑल डस्ट पार्टिकल्स गेट रिमूव्ड। अच्छा देखियो, हाँ, ब्लैंकेट से अगर डस्ट पार्टिकल निकाल ले तो उसे पीटना पड़ेगा, तो उसमें भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब जो उसके मॉलिक्यूलर मूवमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है लीनियर मोमेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, then there is a
चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस पे ध्यान रखाएंगे आप लोग। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हमें बताता है कि अगर अनबैलेंस फोर्स उसमें लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे कैसे अच्छा देखो, अगर हम मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं और हमने एक्सेलरेटर को और एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो 45 से स्पीड ऊपर जाने लगी, तो पहले की वेलोसिटी क्या थी उसकी 45 किलोमीटर पर आवर, फिर सेकंड हम उसको ले गए 60 पे, तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी कितने का डिफरेंस हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर का। और एक्चुअल में अब गाड़ी कितने में चलेगी, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 नहीं 65, ओके सॉरी 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। और उससे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं हम, गाड़ी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, ठीक है, तो फिर हमने उसमें वेलोसिटी अप्लाई किया, एक्सेलरेट किया गाड़ी को, तो उसकी स्पीड चेंज हो गई। तो लीनियर मोमेंटम में क्या डिस्कस किया गया है कि अगर अनबैलेंस फोर्स है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी हर बार, है ना, ऑब्जेक्ट की, इसको ध्यान में रखेंगे। द चेंज इन वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। और जो चेंज ऑफ वेलोसिटी टोटली किस पे डिपेंड है, एक्सटर्नल फोर्स पे। चलो एग्जांपल क्या दिया है, एक टेनिस बॉल का। इफ अ टेनिस बॉल एंड अ क्रिकेट बॉल थ्रो एट हाई स्पीड हिट्स you will get more hurt by which of the two balls? If a cycle and a truck moving at the same velocity hit a wall, the wall will get destroyed more due to which of the two? अगर साइकिल और ट्रक सेम स्पीड में चल रहे हैं तो अगर किसी दीवार में वो टकरा जाते हैं तो कौन सी जो व्हीकल है वो ज़्यादा डैमेज करेगी? ऑब्वियस है ट्रक है, क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है ना। मास और इनर्शिया और फोर्स का रिलेशन यही है, जितना मास होगा उतना उस फोर्स से उसको डिस्ट्रक्शन मिलेगा, डिस्ट्रॉय होगा वो। एक्टिविटीज़ को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको एक्टिविटीज़ रीड करना है। नेक्स्ट है फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। सबसे पहले मोमेंटम के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा तो एक्टिविटी भी देख लेते हैं अब, है ना, क्योंकि एक्टिविटी से हमें मोमेंटम मिलेगा। टेक अ बिग ट्रे, फिल इट विद सैंड और वेट सॉइल। एक हमने ट्रे लिया जिसमें हमने बहुत सारी रेतियाँ रख दी। ड्रॉ अ क्रिकेट बॉल एंड अ प्लास्टिक बॉल सिमल्टेनियसली फ्रॉम अ सेम हाइट ऑन द ट्रे। एक क्रिकेट बॉल और प्लास्टिक बॉल, क्रिकेट बॉल या फिर ड्यूज हो सकता है, हाँ ड्यूज ही बॉल होगा, और प्लास्टिक बॉल, दोनों को जब हम एक ही हाइट से ड्रॉप कर देते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, क्रिकेट बॉल पहले गिर जाएगी जो कि ड्यूज बॉल है ना, क्योंकि ड्यूज बॉल का वेट क्या है, ज़्यादा है, सॉरी मास ज़्यादा है, मास। तो फिर क्या हुआ, दिस एक्टिविटी शोज द इम्पैक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मास। तो जो एक्टिविटी शो कर रहा है, जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा ऑब्जेक्ट का, वो टोटली किस में डिपेंड होगा, उसके मास में। अब उसका मास 10 kg है, 20 kg है। अगर मैंने 10 kg वाले को सेम हाइट से फेंका और 20 kg वाले को, पहले कौन सा गिरेगा, 20 kg वाला, क्यों, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। द मोमेंटम p ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। दिस मीन्स p इज इक्वल्स टू mv। तो अब मोमेंटम की बात करेंगे। मोमेंटम में क्या क्या इंक्लूड है, मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी which has both magnitude and direction. The direction of momentum will be similar to the direction of velocity. The SI unit of momentum is kilogram meter per second. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी उस दिन मैंने डिस्कस किया था जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहते हैं, ठीक है। मास क्या है, मैग्नीट्यूड है, और वेलोसिटी क्या है, उसमें डायरेक्शन है, मीटर पर सेकेंड। द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम विल बी सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। आप एक चीज़ ध्यान में बिल्कुल रखेंगे कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा वही डायरेक्शन मोमेंटम का रहेगा। जैसे कि एग्जांपल क्या है, वो जो बॉल वाला एग्जांपल था कि एक 10 kg का बॉल नीचे गिर रहा है और एक 20 kg का, तो 20 kg के वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है सीधा, क्योंकि बॉल हम ऊपर से छोड़ेंगे तो सीधा नीचे गिरेगा, ऐसे टेढ़ा गिरता है क्या, नहीं। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी वर्क करेगा, ठीक है। फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम क्या है, think of such a situation where a car with a weak battery is pushed on a road so as to move it in a straight line.
The car does not start initially, but an applying force constantly for some time, the speed of the car increases. Now the car's engine can be ignited. We can say that by constantly applying force, the momentum of a car also increases gradually. देखो हमको क्या सिचुएशन दिया है कि कार विथ अ वीक बैटरी, अगर कार की बैटरी वीक है तो उसको पुश करके चालू करना पड़ता है, मत मीन्स अगर कोई कार स्टार्ट नहीं हो तो धक्का देना पड़ता है, तो वो कार स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इतना कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद द कार डज नॉट स्टार्ट इनिशियली, शुरू में तो कार स्टार्ट होता ही नहीं है, फिर हम उससे फोर्स अप्लाई करते हैं तो कुछ समय के लिए कार की स्पीड है ना वो बढ़ जाती है, बढ़ने लगती है जब तक कार स्टार्ट नहीं हो रहा था। नाउ द कार्स इंजन कैन बी इग्नाइटेड, तो इतने देर में जो कार का इंजन है ना वो इग्नाइट हो जाता है, मीन्स वो गर्म हो जाता है, फिर वो स्टार्ट लेने के लिए रेडी रहता है। वी कैन से दैट बाय कॉन्स्टेंटली अप्लाइंग फोर्स, अगर हम ऐसे ही अगर कह सकते हैं कि अगर हम कॉन्स्टेंटली अप्लाई कर रहे फोर्स, ठीक है, 10 न्यूटन ही अप्लाई कर रहे हैं लगातार, मान लो उसमें 10 न्यूटन लग रहा है उस कार को ढकेलने में, फिर कुछ देर बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब मोमेंटम भी बढ़ेगी, है ना। मोमेंटम ऑफ द कार आल्सो इंक्रीजेज ग्रेजुअली। इट इज़ क्लियर थ्रू दिस द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार डज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द मेजर ऑफ द फोर्स बट आल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइम। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि खाली फोर्स पे डिपेंड नहीं करता चेंज इन मोमेंटम, टाइम पे भी डिपेंड करेगा। कैसे करेगा टाइम में, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में जब ढकेल रहे थे तो हमें टाइम कम ज़्यादा लग रहा था, फिर टाइम हमें कम लगा और वेलोसिटी जो ट्रैवल करने लगी वो ज़्यादा थी। ऐसा लगता है ना जब स्टार्ट में हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और कुछ देर जाते हैं तो फर्स्ट गियर में गाड़ी है, सेकंड में गियर में है, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है और तुरंत ही स्पीड पकड़ लेती है कि 100 की स्पीड नहीं, धीरे धीरे गाड़ी स्पीड पकड़ती है, तो शुरू में टाइम लगता है, फिर टाइम बढ़ने के बाद स्पीड क्या है चेंज हो जाता है। तो इसलिए जो है फैक्टर क्या है, जो फोर्स में डिपेंड नहीं है मोमेंटम, टाइम के साथ डिपेंड है, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो चेंज इन मोमेंटम के बाद कैसे आए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर है, अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई बॉडी की अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली अनबैलेंस फोर्स के, ठीक है। P1 को क्या ले लिया इसने, इनिशियल मोमेंटम एट टाइम T1 एंड P2 इज द फाइनल मोमेंटम एट टाइम T2। चेंज इन वेलोसिटी की बात कही गई है, चेंज इन मोमेंटम, तो इसलिए P1 P2 इनिशियल फाइनल दो लिया गया है। अगर चेंज इन की बात नहीं करता तो खाली P और T लेके चलते हैं, तो फाइनल मोमेंट माइनस इनिशियल। अच्छा, इनिशियल में क्या है, वेलोसिटी कम रहता है हर बार, इसलिए जो इनिशियल को बाद में लिखा जाता है, फाइनल हमेशा बड़ा वैल्यू मिलता है। जैसे कि अगर कोई मोटरसाइकिल खड़ी हुई है तो उसका स्पीड है 0, इनिशियल स्पीड क्या हो गया 0, फिर वो बढ़ने लगा तो उसका इनिशियल स्पीड क्या है, बढ़ गया, जैसे 45, तो वैल्यू 0 से बढ़ी हुई, इसलिए फाइनल को पहले लिखा जाता है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मोमेंट करेगा, फिर वो क्या बन जाएगा, मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, साइकिल की मास कितनी है और कितने वेलोसिटी में चल रहा है। तो ये हो गया डेल पी अपॉन डेल टी, ये P2 माइनस P1 को हम लिख सकते हैं डेल पी, T2 माइनस T1 को लिख सकते हैं डेल टी, दोनों चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन टाइम। अच्छा देखो, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन को रिमूव करते हैं तो हमें उसके प्लेस में कुछ कांस्टेंट पुट करना पड़ता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट K लिया गया है, F इज इक्वल्स टू डेल पी बाय डेल टी K। अब K की वैल्यू अगर हम 1 ले लें, सपोज किया है K की वैल्यू 1 ले लेंगे तो क्या होगा, F इज इक्वल्स टू डेल पी बाय डेल टी। अच्छा देखो, अब डेल पी का मतलब क्या है, P का मतलब मोमेंटम है, तो डेल पी और P इज इक्वल्स टू एम भी होता है, तो एम भी होता है तो एम डेल भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, डेल पी के जगह अपॉन डेल टी सेम रहेगा। अब जो डेल वी बाय डेल टी है उसको क्या लिख सकते हैं, ए, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसमें चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम है, ठीक है, तो इसको हमने पुट कर दिया। ये इक्वेशन को आप याद रखेंगे, F इज इक्वल्स टू डेल पी बाय डेल टी था ना, तो अब F इज इक्वल्स टू एम ए बन गया, तो चेंज इन मोमेंटम
मोमेंटम के इक्वेशन से आया सेकंड लॉ, F इज इक्वल्स टू ma। दिस इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब F इज इक्वल्स टू क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, और P इज इक्वल्स टू एम क्या है, मोमेंटम। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। न्यूटन कैसे, क्योंकि मास की यूनिट है 1 kg, ए की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एफ की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। नेक्स्ट पार्ट में हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे और आगे जो चैप्टर बचा हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेशन भी कराना है नेक्स्ट पार्ट में, तो बाकी जो चैप्टर है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।